चलिए क्लास, आज है 13 फरवरी 2026 और आज हम पढ़ेंगे 13 फरवरी 2026 का करंट अफेयर। ध्यान रखें, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो आपका करंट अफेयर है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए जो है आपका करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम आपके लिए पढ़ाएंगे 13 फरवरी 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देश की पहली 100% ब्लाइंड महिला जज कौन बनेगी? ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है बेटा, देश की पहली 100% ब्लाइंड महिला जज कौन बनेगी? तो इसका आंसर है बेटा थान्या नाथन सी। तो ध्यान रखें बेटा, इसका जो थोड़ा वेब प्रिंट हो गया है, इसका नाम है थान्या नाथन। क्या है बेटा? थान्या नाथन सी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है बेटा? थान्या नाथन सी है ना, देश की पहली 100% है ना 100% ब्लाइंड महिला जज बनने वाली है। देश की पहली थान्या नाथन सी, जो कि केरल राज्य की है। ध्यान रखना आपके लिए, है ना, किस राज्य की है? केरल राज्य की है। और ये केरल राज्य की पहली है ना, केरल राज्य की पहली है ना 100% है ना ब्लाइंड 100% ब्लाइंड जज बनने वाली है, जो कि महिला है। ध्यान रखना, तो पहली 100% जो आपकी ब्लाइंड जज बनने वाली है महिला, उनका नाम है थान्या नाथन सी, जिनकी उम्र जो है अभी 24 वर्षीय है। कितनी है बेटा? ये 24 वर्षीय महिला है जो 100% आपकी ब्लाइंड है, जो कि देश की पहली 100% ब्लाइंड जज बनने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे बेटा देश के पहले, है ना, बात करेंगे देश के पहले 100% है ना बेटा 100% ब्लाइंड जज है ना, ब्लाइंड जज बनने वाले व्यक्ति हैं बेटा। इनका नाम है ब्रह्मानंद। नाम क्या है बेटा? ब्रह्मानंद है ना शर्मा। नाम क्या है बेटा? ब्रह्मानंद शर्मा। तो देश के 100% ब्लाइंड जज बनने वाले पहले व्यक्ति हैं ब्रह्मानंद शर्मा, है ना। ये राजस्थान राज्य के है ना बेटा, कहाँ के? राजस्थान राज्य के रहे हैं, और ये हमारे भारत के पहले 100% ब्लाइंड जज बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। वहीं हम बात करें विश्व के पहले 100% ब्लाइंड जज बनने वाले व्यक्ति, जो इनका नाम है सर जॉन एंथनी आपका बॉल, है ना। इनका नाम है सर जॉन एंथनी बॉल, जिनको 100% ब्लाइंड इनके के पहले व्यक्ति माने जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है ना। तो बेटा ये आपको बस ध्यान रखना है, 100% ब्लाइंड जज बनने वाले विश्व के पहले व्यक्ति सर जॉन एंथनी बॉल, है ना, इनको माना जाता है। वहीं हम बात करें 100% ब्लाइंड जज बनने वाले देश के पहले व्यक्ति, है ना, ब्रह्मानंद शर्मा। वहीं हम बात करें 100% ब्लाइंड जज बनने वाली पहली भारतीय महिला, इनका नाम है थान्या नाथन सी, जो कि केरल राज्य की रहने वाली है। ठीक है बेटा, तो पिछली क्लास में मैंने आपको केरल राज्य के बारे में सब कुछ बताया था, है ना। इसीलिए बोलता हूँ आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना चाहिए, है ना, और डेली आप पढ़ोगे ना तो मेरी क्लास में कंटिन्यू ऐसा जो है ना, जिसके बारे में भी आता है मैं बताता रहता हूँ, है, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्लास के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा केरल राज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केरल राज्य के बारे में जानेंगे तो केरल राज्य की बात करेंगे। इस पर करेंगे बेटा केरल राज्य। तो केरल राज्य की बात करेंगे, केरल राज्य की बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, किसकी बात करने वाले हैं? केरल राज्य की बात करने वाले हैं। तो केरल राज्य की बात करें तो केरल राज्य को राज्य का दर्जा मिला था। राज्य का जो दर्जा मिला वो मिला बेटा 1 नवंबर 1956। मैंने कल की क्लास में बताया था केरल राज्य के बारे में, आज फिर बता रहा हूँ। राज्य को दर्जा इसको मिला था 1 नवंबर 1956 को। ये आपको याद रखना है ना। केरल राज्य की राजधानी की बात करेंगे बेटा, तो राजधानी की बात करेंगे तो उसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है बेटा? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। ध्यान रखना है, केरल राज्य की राजधानी क्या है बेटा? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। वहीं हम बात करें सबसे बड़ा शहर की बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ा शहर है कोची। ध्यान रखना है, केरल राज्य का सबसे बड़ा शहर है कोची और इसकी राजधानी है
तिरुवनंतपुरम, और इसको राज्य का दर्जा मिला है बेटा 1 नवंबर 1956 को। वहीं हम बात करें केरल राज्य के सीएम की बात करें बेटा, तो सीएम है पिनराई विजयन, है ना बेटा। क्या है बेटा? पिनराई विजयन, है ना। पिनराई विजयन इसके जो है आपके सीएम है। और राज्यपाल की बात करेंगे बेटा, तो केरल राज्य के राज्यपाल की बात करेंगे बेटा, तो श्री राजेंद्र प्रसाद अर्लेकर, है ना बेटा। तो केरल राज्य के जो राज्यपाल हैं तो कौन है बेटा? श्री राजेंद्र प्रसाद अर्लेकर हैं। और वही हम सीएम की बात करेंगे तो पिनराई विजयन है। वहीं हम बात करेंगे केरल राज्य की विधानसभा की सीटों की, है ना। विधानसभा की सीटों की बात करेंगे, है ना। तो विधानसभा की सीटों की बात करेंगे तो 140 है। लोकसभा की बात करेंगे तो 20 सीटें हैं बेटा। और राज्यसभा की बात करेंगे तो 9 सीटें हैं। कितनी है बेटा? 9 सीटें, ठीक है ना। तो केरल राज्य के बारे में जनरल सी आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें स्पेशल आपके लिए राजधानी का नाम तो पता होना चाहिए ना बेटा। राजधानी का नाम आपको पता होना चाहिए। तो हर राज्य की राजधानी की ना, वो मैं आपको धीरे धीरे करंट अफेयर की वीडियो देखोगे आप, तो सभी राज्यों की राजधानी, सीएम और राज्यपाल याद हो जाएंगे आपके, है ना। तो वर्तमान में अभी हम बात कर रहे हैं केरल राज्य की। तो केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है बेटा? तिरुवनंतपुरम है। इसको राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 को। सबसे बड़ा शहर की बात करेंगे तो बेटा कोची है। और वर्तमान में इसके जो सीएम है पिनराई विजयन है। और राज्यपाल की बात करेंगे तो श्री राजेंद्र प्रसाद अर्लेकर है ना। इसकी विधानसभा की सीटें की बात करेंगे तो 140 है ना। लोकसभा की सीटें 20 है और राज्यसभा की सीटें 9 है, ठीक है बेटा। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में साने ताकाइची किस देश की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? ये आपको याद रखना है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महिला है और ये किसी देश की दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनी है, मतलब पीएम बनी है। और इसका नाम है साने ताकाइची, है ना। तो बेटा किस देश की बनी है? तो इसका आंसर है जापान की। ध्यान रखें बेटा, किस देश की बनी है? तो जापान की बनी है। ये आपको याद रखना है। जापान देश की जो अभी हाल ही में दूसरी बार ना, तो बेटा दूसरी बार जो आपकी पीएम बनी है उनका नाम है साने ताकाइची, है ना। आपको ये भी याद रखना है बेटा, ये किस पार्टी से है? तो ये पार्टी है बेटा लिबरल पार्टी से, है ना। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है, डेमोक्रेटिक पार्टी से है बेटा। ये आपको याद रखना है कि किस पार्टी से है। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेट पार्टी इस पार्टी से है। और ये है सानो ताकाइची, है ना। अगर आप फोटो में, तो ये सानो ताकाइची है, ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है। और ये हाल ही में अभी जापान की दूसरी बार जो है पीएम बनी है, ठीक है बेटा। और ये भी आपको याद रखना है बेटा, ये जापान की पहली महिला है जो पीएम बनी है ना, पहली महिला है जो पीएम बनी है, ये भी आपको याद रखना है। तो जापान की पहली महिला जो पीएम बनी है कौन सी बनी है बेटा? साने ताकाइची। कौन बनी है? ताकाइची। साने ताकाइची जो है ना, वो जापान की पहली महिला है जो पीएम बनने का गौरव प्राप्त है। और ये पहली बार बनी थी बेटा अक्टूबर 2025 में, पहली बार बनी थी अक्टूबर 2025 में बनी थी। और ये दूसरी बार जो पीएम बनी है अभी वर्तमान में, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन आपको याद रखना है ना। ये जापान देश की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाली महिला है। और इन्हीं को जापान की पहली महिला जो है आपकी पीएम बनने का गौरव प्राप्त को है, ठीक है बेटा। हम जानेंगे जापान के बारे में। इसके बारे में बेटा जापान देश के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। जापान देश के बारे में थोड़ा सा हम जानने वाले हैं। जापान देश के बारे में हम थोड़ा सा जानने वाले हैं। तो देखो बेटा, जापान जो है ना बेटा एशिया महाद्वीप में, कहाँ बेटा? एशिया महाद्वीप में है। जापान जो है आपका एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप में कहाँ है बेटा? पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ पर बेटा? एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है बेटा? पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है बेटा। पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। एशिया महाद्वीप में पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। और बेटा ये द्वीपों वाला देश है ना। कौन सा बेटा? द्वीपों वाला देश है। मतलब ये क्या है? द्वीप समूह है। क्या है बेटा? द्वीप समूह है, ये आपको याद रखना है। जिस प्रकार से हमारे भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अपना लक्षद्वीप है, उसी प्रकार जापान में जापान जो देश है बेटा वो द्वीपों का समूह है। किसका बेटा? द्वीपों का समूह है, जिसमें 4 बड़े बड़े द्वीप हैं,
4 क्या है बेटा बड़े द्वीप हैं, और बाकी सभी जो है ना छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ये भी आपको है ना, अन्य जो द्वीप है छोटे छोटे हैं, तो बाकी 4 बड़े द्वीप हैं, है ना। इसकी बात करेंगे बेटा जापान की राजधानी की। तो जापान की राजधानी की बात करने वाले हैं। जापान की राजधानी है बेटा टोक्यो। क्या है बेटा, जापान की राजधानी है टोक्यो, ये आपको याद रखना है। जापान की राजधानी क्या है बेटा, टोक्यो है। जापान जो है ना आपका, जापान का सम्राट की बात करेंगे, है ना, राजशाही वाला देश है ये। जापान का सम्राट है नारू हितो। क्या है बेटा, नारू हितो इसका सम्राट या राजा है, ठीक है ना। यहाँ का राजा कौन है बेटा, नारू हितो यहाँ का सम्राट है ना। ये राजशाही वाला देश है। वहीं हम पीएम की बात करेंगे, तो पीएम बनी है बेटा वर्तमान में अभी कौन बनी है बेटा, साने साने ताकाइची। तो मैंने बेटा साने ताकाइची जो है अभी वर्तमान में दूसरी बार है ना, दूसरी बार जो है ना आपकी पीएम बनी है। और ये जापान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी यही है, ध्यान रखना है आपको। वहीं हम बात करेंगे जापान की मुद्रा की, है ना। जापान की मुद्रा की बात करेंगे। जापान की मुद्रा है बेटा जापानी जापानी येन। क्या है बेटा, जापानी येन। ध्यान रखना है आपके लिए बेटा, मुद्राओं से क्वेश्चन पूछता है। और ऐसे जो देश जो अभी हाईलाइट में कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हुए हैं, तो वहाँ की मुद्रा, वहाँ की राजधानी आपसे पूछ लेता है। तो जापान की जो मुद्रा है बेटा जापानी येन है। जापान की जो पीएम बनी है सेकंड बार, वो बनी है साने ताकाइची। सम्राट यहाँ के हैं नारूहितो, है ना, यहाँ के राजा हैं। और जापान की राजधानी है बेटा टोक्यो, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आपको सभी चीजें याद रखना है। जापान के जो आपके राजा है वो बेटा कौन है, नारूहितो है। वहीं हम बात करेंगे जापान के जो पीएम बनी है वो कौन बनी है बेटा, वो बनी है साने ताकाइची। और जापान की मुद्रा है जापानी येन, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया आर्मी ने सभी कार्यरत और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को बैंकिंग सर्विस देने के लिए किस बैंक से MOU साइन किया है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है बेटा, अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने सभी कार्यरत और रिटायर्ड आर्मी अफसर को लिए बैंकिंग सुविधा देने के लिए किस बैंक से MOU साइन किया है। तो बेटा इसका आंसर है IDFC जो बैंक है ना आपकी, कौन सी है बेटा, IDFC। कौन सी बैंक है बेटा, IDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में इंडियन आर्मी ने सभी कार्यरत और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को बैंकिंग सर्विस देने के लिए किस बैंक से MOU साइन किया है, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन को ठीक से सुनेंगे। हाल ही में इंडियन आर्मी ने सभी कार्यरत और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को बैंकिंग सुविधा देने के लिए किस बैंक के साथ में MOU साइन किया है। तो बेटा IDFC, इसका आंसर क्या है बेटा, IDFC बैंक। IDFC बैंक के साथ में जो है आपका क्या किया बेटा, अभी MOU पे साइन किया है। ध्यान रखना है कौन सी बैंक है बेटा, IDFC बैंक के साथ में ये इन्होंने समझौता मतलब MOU पे साइन किया है। किसने बेटा, इंडियन आर्मी ने, ठीक है बेटा। अब इसके बारे में जानेंगे बेटा, IDFC बैंक की स्थापना की बात करेंगे। तो IDFC बैंक की स्थापना हुई थी बेटा, तो स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना हुई थी 2015 में, ये आपको ध्यान रखना है। स्थापना कब हुई थी, 2015 में। कब हुई थी IDFC बैंक की स्थापना, 2015 में। इसके मुख्यालय की बात करेंगे बेटा, इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय है बेटा मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। IDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। IDFC बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। इसके निदेशक की बात करेंगे बेटा, इसके निदेशक की बात करेंगे या CEO की बात करेंगे, तो इसके निदेशक और CEO है राजीव लाल। कौन है बेटा, राजीव लाल इसके अभी वर्तमान में कौन है बेटा, CEO है या निदेशक है ना। तो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने सभी कार्यरत और रिटायर्ड आर्मी अफसर को बैंकिंग सुविधा देने के लिए या बैंकिंग सर्विस देने के लिए IDFC बैंक से जो है ना MOU साइन किया है। और IDFC बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके निदेशक और CEO है राजीव लाल, ठीक है बेटा। चलिए अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व पत्रकार और विधान परिषद के पूर्व सदस्य का निधन हुआ है, ठीक है बेटा। ध्यान से समझेंगे, हाल ही में किस पूर्व पत्रकार और विधान परिषद, तो बेटा के कर्नाटक के, कहाँ के बेटा,
कर्नाटक विधान परिषद के ये पूर्व सदस्य रहे हैं और इनका नाम है बेटा पी रमैया। नाम क्या बेटा? पी रमैया। हाल ही में पी रमैया का जो है आपका निधन हुआ है। ये पूर्व पत्रकार भी रहे थे और कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व सदस्य भी रहे थे। ध्यान रखेंगे इन्होंने जो है ना हिंदू, जो आपकी द हिंदू करके आपका द हिंदू करके आपका एक मीडिया था, उस मीडिया में इन्होंने अपने जिंदगी के 50 वर्ष से अधिक दिए हैं। मतलब ये आपके कौन थे? पत्रकार थे द हिंदू में। कौन थे बेटा? पत्रकार थे द हिंदू में। इन्होंने द हिंदू में लगभग अपने जिंदगी के 50 वर्षों का इन्होंने काम किया है। ठीक है बेटा। और ये पत्रकार थे और साथ ही में कर्नाटक के ये पूर्व विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। ठीक है ना। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम क्या है बेटा? पी रमैया। ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में भारत ने सेशेल्स को कितने करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया है? ठीक है ना बेटा। हाल ही में भारत ने सेशेल्स को कितने करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया है? तो बेटा इसका आंसर है 1587 करोड़ रुपए। अभी हाल ही में भारत ने सेशेल्स देश को आर्थिक पैकेज के रूप में 1587 करोड़ रुपए देने का मतलब ऐलान किया है। हम यूं बोल सकते हैं 175 मिलियन डॉलर। क्या बोल सकते हैं बेटा? 175 मिलियन डॉलर रुपए देने का ऐलान किया है। तो हाल ही में सेशेल्स देश को भारत ने आर्थिक पैकेज के रूप में 175 मिलियन डॉलर रुपए देने का जो आपका ऐलान किया है। और ये हम पैसे में बात करें, रुपए में बात करें तो 1587 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। साथ ही हम ये भी देखेंगे बेटा, भारत ने अभी हाल ही में सेशेल्स के साथ में स्वास्थ्य और मौसम विज्ञान है ना, मौसम विज्ञान सहित है ना, विज्ञान सहित जो है ना लगभग 60 समझौते है ना, लगभग 60 समझौते के MOU पर साइन किया है। ये भी आपको याद रखना है। यदि क्वेश्चन आ जाए भारत ने हाल ही में कितने MOU पर साइन किया है, तो 7 समझौते पर साइन किए इसने है ना, जैसे कि स्वास्थ्य और मौसम विज्ञान से जैसे। और भारत ने 175 मिलियन डॉलर रुपए देने का भी उनको मतलब जो है ऐलान किया है, जिनको हम रुपए में देखेंगे जो 1587 करोड़ रुपए। ठीक है ना बेटा। इतना आपके लिए ध्यान रखना है। चलिए सेशेल्स की बात आई है तो हम सेशेल्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सेशेल्स देश कहाँ पर है? ठीक है ना बेटा। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो इतना मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेशेल्स के बारे में जानेंगे बेटा। ठीक है, सेशेल्स के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो सेशेल्स देश है, क्या है बेटा? सेशेल्स क्या है बेटा? एक देश है। ठीक है ना। सेशेल्स क्या है? एक बेटा देश है ना। सेशेल्स कहाँ पर है बेटा? हिंद महासागर में। कहाँ पर है बेटा? हिंद महासागर। कहाँ पर है बेटा? हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में। और ये कहाँ पर है? हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है? स्थित है। और ये कैसा है बेटा? ये भी क्या है? द्वीपों का समूह है। ये भी क्या है बेटा? द्वीपों का समूह है। जैसे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप है ना, ऐसे ही क्या है सेशेल्स भी एक देशों का समूह है। ये आपको याद रखना है। इसमें लगभग 115 द्वीप हैं। इसमें लगभग कितने बेटा? 115 द्वीप है। और ये कहाँ पर है? हिंद महासागर में स्थित है। ये भी आपके लिए याद रखना है। इसकी राजधानी की बात करेंगे बेटा, तो इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है बेटा विक्टोरिया। राजधानी क्या है इसकी? विक्टोरिया है ना। सेशेल्स की राजधानी क्या है बेटा? विक्टोरिया। इसके राष्ट्रपति की बात करेंगे बेटा, किसकी करेंगे? राष्ट्रपति की बात करेंगे। तो राष्ट्रपति कौन है बेटा? डॉक्टर पैट्रिक। कौन है बेटा? डॉक्टर पैट्रिक इसके राष्ट्रपति हैं, जो भी हाल ही में भारत दौरे पर है। ध्यान रखना है ना, भारत दौरे पर आए थे। अभी हाल ही में भारत दौरे पर आए थे और उसी में
7 प्रकार के समझौते के एमयू पर साइन किया है, जिनमें मैंने बता दिया आपको स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान आदि, है ना। इस प्रकार के 7 जो है आपके समझौते के एमयू पर साइन किए। साथ ही में 1587 करोड़ रुपए देने का भी भारत ने जो है आपको ऐलान कर दिया है सेशेल्स के लिए, है ना। जो कि भारत आए थे डॉक्टर पैट्रिक, जो कि सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं, ये भारत दौरे पर 5 दिन के लिए आए थे, ठीक है ना बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे सेशेल्स की मुद्रा की। तो सेशेल्स की मुद्रा जो आपकी है वो है सेशेल्स 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 रुपया, क्या है बेटा, सेशेल्स रुपया इसकी क्या है, सेशेल्स रुपया इसकी क्या है बेटा, मुद्रा है। ध्यान रखना है आपके लिए सेशेल्स की मुद्रा कौन सी है, तो सेशेल्स रुपया है, ध्यान रखना है आपके लिए। तो बेटा ध्यान आपको ये भी रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है जो वर्तमान में आपके कुछ न कुछ जो आपके हाईलाइट जो आपके देश है उनकी मुद्रा, जैसे कि सेशेल्स अभी हाईलाइट में है, सेशेल्स की मुद्रा जो है ना कौन सी है, रुपया है। क्या है बेटा, सेशेल्स रुपया है। इसके राष्ट्रपति कौन है बेटा, तो डॉक्टर पैट्रिक जो है आपके राष्ट्रपति हैं, जो भारत दौरे पर अभी आए थे। इसकी राजधानी क्या है बेटा, विक्टोरिया है। और ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपों वाला समूह वाला एक देश है, ये आपको याद रखना है। तो ये सब आपके बेटा क्वेश्चन आते हैं, है ना। इनको आपको ध्यान रखना है कि भाई भारत से अभी समझौता किससे हुआ है, क्या है ना, और उनके देशों की मुद्रा, राजधानी, ये सब आपको याद करना है, ठीक है ना। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डेयरी क्षेत्र को बदलने के लिए, किसके लिए बेटा, डेयरी क्षेत्र को बदलने के लिए, क्या बेटा, हाल ही में डेयरी क्षेत्र को बदलने के लिए, डेयरी क्षेत्र को बदलने के लिए सहकारी प्रयास में श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। इसमें सरकार ने 2028-29 तक प्रतिदिन दूध संग्रहण को कितने लाख किलोग्राम बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ये आपको याद रखना है। तो हाल ही में श्वेत क्रांति का 2.0 वर्जन आया हुआ है ना, शुरुआत हुई है इसकी। इसमें सरकार ने 2028-29 तक प्रतिदिन दूध संग्रहण में कितने लाख किलोग्राम बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उसका आंसर है बेटा 1007 लाख किलोग्राम। ये आपको याद रखना है बेटा, कितना बेटा, तो इसका आंसर है बेटा 1007 लाख किलोग्राम जो है ना आपका बढ़ने का है। कितना बेटा, 1007 लाख किलोग्राम, ये आपका प्रतिदिन का रहेगा बेटा, प्रतिदिन संग्रहण का, है ना, संग्रहण इकट्ठा करना, संग्रहण करने का लक्ष्य भारत का है, ये आपको याद रखना है। कितना है बेटा, 1007 किलोग्राम प्रतिदिन संग्रहण का लक्ष्य भारत ने 2028-29 तक रखा है। इसमें बेटा श्वेत क्रांति किस संबंध रखती है बेटा, दूध से रखती है, ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति किस संबंध रखती है, दूध से रखती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। इसके तहत सरकार ने ये फैसला किया है कि 75,000, कितने बेटा, 75,000 नई डेयरी, क्या बेटा, नई डेयरी सहकारी समितियां, ठीक है ना बेटा, समितियां स्थापित की जाएंगी, ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। सरकार ने बोला है कि हम इसके तहत जो है ना 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करेंगे। ये दूर दराज गांव हैं उनको कनेक्ट करेंगे और उनमें क्या करेंगे, डेयरी सहकारी समितियां खोलेंगे। कुछ बिचौलियां आपके हैं, बिचौलियां को दूर लगाएंगे और दूध का संग्रहण ठीक प्रकार से करेंगे, ऐसा सरकार का मानना है ना बेटा। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लो, हाल ही में डेयरी क्षेत्र को बदलने के लिए सहकारी प्रयास में श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई है, जिसमें सरकार ने 2028-29 तक प्रतिदिन दूध संग्रहण को कितने लाख किलोग्राम बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसका आंसर क्या बेटा, 1007 लाख किलोग्राम बढ़ाने का, प्रतिदिन बढ़ाने का जो है आपको लक्ष्य निर्धारित किया है। और श्वेत क्रांति बेटा दूध से संबंधित है। और इसी के साथ में सरकार ने ये भी बोला है कि हम दूर दराज गाँव में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेंगे ताकि दूध का जो है उत्पादन बढ़े, ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये कौन सी बेटा श्वेत क्रांति कौन सी है बेटा, ये
2.0 है ना। इससे पहले इसका मतलब एक और श्वेत क्रांति आई है, उसके बारे में समझ लेते हैं। बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, है ना। 100% क्वेश्चन आएगा बेटा, ध्यान रखना 100%, है ना। इससे आ जाएगा 2.0 से, है ना, या इससे नहीं आता तो बेटा पहली वाली जो श्वेत क्रांति थी उससे क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। 100% बेटा क्वेश्चन आएगा। चलिए हम उसको देख लेते हैं। पहली योजना आई थी आपकी, उसको देख लेते हैं बेटा, है ना, उसको देख लेते हैं बेटा पहली योजना को। चलिए पहली योजना है बेटा, पहली योजना की बात करेंगे तो पहली श्वेत क्रांति कब आई थी बेटा, तो पहली श्वेत क्रांति, पहली श्वेत क्रांति कब आई थी ये आपको देखना है बेटा। तो पहली श्वेत क्रांति कब आई थी, तो पहली श्वेत क्रांति आई थी बेटा 13 जनवरी 1970 को आई थी बेटा। पहली श्वेत क्रांति कब आई थी बेटा, 13 जनवरी 1970 को आई थी ना बेटा। कब आई थी, 13 जनवरी 1970 को आई थी, है ना। और श्वेत क्रांति की जनक किसे कहा जाता है बेटा, श्वेत क्रांति की जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बेटा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको बेटा, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इनको बेटा भारत का मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनको भारत का मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत का मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हीं ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी, इसीलिए इनको श्वेत क्रांति का बेटा जनक कहा जाता है ना। क्वेश्चन कितनी बार पूछा है ये कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बेटा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति 13 जनवरी 1970 में आई थी आपकी, है ना बेटा। इसके बाद ध्यान रखना है आपके लिए, जो वर्गीज कुरियन है बेटा, वर्गीज कुरियन का जन्म जो हुआ था बेटा, जन्म हुआ था 1921 को, ये आपको याद रखना है ना। वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था 1921 में। वहीं इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी बेटा सन 2012 में। ध्यान रखना है, इनकी मृत्यु कब हुई थी बेटा, इनकी मृत्यु हुई थी सन 2012 में। वहीं हम बात करेंगे इनका जन्म हुआ था 1921 में। इन्हीं को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंध रखती है बेटा, तो श्वेत क्रांति रखती है बेटा दुग्ध उत्पादन से। किस रखती है बेटा, दुग्ध उत्पादन से जो है ना आपका श्वेत क्रांति संबंध रखती है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं हम बात करें बेटा, है ना, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा है बेटा, ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हम बात करें बेटा, इसके 3 चरण आए थे। तो पहला चरण जो था आपको बेटा, पहला जो चरण था वो आया था बेटा 1970 से 1980 तक, है ना। इसका जो पहला चरण रहा बेटा वो रहा आपका 1970 से 1980 तक। और दूसरा चरण जो रहा बेटा, दूसरा चरण जो रहा वो 1981 से रहा बेटा 1985 तक। कब तक रहा बेटा, 1981 से 1985 तक। और जो तीसरा चरण रहा, वो तीसरा चरण रहा आपका 1985 से 1996 तक रहा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, ये भी आपको याद रखना है बेटा। विश्व में भारत का पहला स्थान है, विश्व में दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, ये आपको याद रखना है। विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कौन करता है बेटा, भारत करता है। पहले स्थान पर कौन रहता है बेटा, भारत रहता है। भारत विश्व के कुल उत्पादन का 1/4 भाग जो है आपका अपने भारत में उत्पादन करता है। मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ, लगभग 25% विश्व के कुल उत्पादन का भारत 25% दूध उत्पादन करता है, मतलब दूध उत्पादन करता है। वहीं हम बात करें भारत का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो बेटा वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है बेटा, उत्तर प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। और भारत के कुल उत्पादन का लगभग 16.2% जो है जो यूपी जो है ना वो उत्पादन करता है। तो ये भी आपको याद रखना है बेटा। विश्व में दूध उत्पादन में सबसे पहला मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है वो भारत है।
और दूध उत्पादन में भारत जो है जो पहला स्थान रखता है विश्व में, और कुल उत्पादन का 1/4 बोल सकते हैं या लगभग 25% हिस्सा जो है भारत उत्पादन करता है दूध का। वहीं हम बात करें भारत का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है बेटा यूपी, जो कुल उत्पादन का लगभग 16.2% हिस्सा अपने जो है उत्पादन करता है। ठीक है ना बेटा, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने नए निर्देश जारी करते हुए, है ना बेटा, नए निर्देश जारी करते हुए, है ना, स्पष्ट किया है कि किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम में वंदे मातरम गीत के 6 छंद गाए जाना अनिवार्य होगा। और वंदे मातरम गीत के लेखक बेटा कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये निर्देश दिया है कि स्पष्ट रूप से बोला है कि किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम में वंदे मातरम के 6 जो छंद है वो गाया जाना अनिवार्य है ना। और इसीलिए मैंने पूछा है आपसे कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो बेटा इसका आंसर है जो बी है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। जो राष्ट्रीय जो गीत अपन ने अपनाया है ना, वंदे मातरम, है ना, राष्ट्रीय गीत जो अपनाया है अपने वंदे मातरम, वो किसने लिखा है बेटा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ये आपको याद रखना है, किसने लिखा है बेटा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इस गीत को भारत में, है ना, इस गीत को भारत में या भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था बेटा 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था बेटा, 1950 को। राष्ट्रीय गीत को, है ना, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था। ठीक है ना बेटा, है ना, राष्ट्रीय गीत मतलब सॉन्ग, है ना, नेशनल सॉन्ग जो है सॉन्ग के रूप में अपनाया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, क्या याद रखना है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को कब अपनाया था, तो बेटा 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अभी तक इसको गाने में जो है आपका 65 सेकंड लगते हैं, है ना बेटा, कितने लगते हैं, 65 सेकंड जो है आपका समय लगता है, मतलब 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता था। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने बोला है कि इसके जो है 6 छंद गाना है, तो इसमें गाने का निर्धारित समय जो माना है तो माना है 3 मिनट। कितना बेटा, 3 मिनट। कितना माना है बेटा, 3 मिनट 10 सेकंड माना है। कितना माना है बेटा, कि इतने समय में ये गाया जाएगा। जो वंदे मातरम जो गीत है उसके 6 छंद यदि गाए जाए तो 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगेगा। ऐसा निर्देश मतलब जो है दिया गया है, उसके हिसाब से ऐसा माना गया है कि लगभग इतना समय इसमें लगेगा वंदे मातरम के 6 छंद गाने में। और अभी तक जो समय लगता था बेटा वो लगता था 65 सेकंड, है ना, कितना लगता था, 65 सेकंड लगता था। अब कितना लगेगा बेटा, 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगभग लगेगा, है ना। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है ना बेटा, ये भी आपको याद रखना है ना। इसके साथ में यदि मैं आपसे बात करूं, है ना, इसके साथ में आपसे इससे बात करूं कि ये कब लिखा था, तो ये बेटा 1875 में लिखा गया था। मतलब इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था, इसका पहला प्रकाशन हुआ था 1875 में। कब हुआ था बेटा, 1875 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था, ये आपको याद रखना है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो एक उपन्यास है, क्या बेटा, उपन्यास का नाम है आनंद मठ। क्या है बेटा, आनंद मठ। क्या है बेटा, आनंद मठ, है ना। इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसमें जो इसका प्रकाशन किया है वो किया है बेटा 1882 में। कब बेटा, 1882 में। और यहीं से इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में लिया था, है ना। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है ना, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है, तो है ना आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है ना। और ये कब प्रकाशित हुआ था बेटा, 1882 में। लिखा कब गया था बेटा, 1875 में, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसको पहली बार किसने गाया था, ये क्वेश्चन यदि आ जाता है तो पहली बार बेटा गाया था, पहली बार गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने गाया था बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। किसने गाया था बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। कहाँ गाया था बेटा, तो ये गाया था 1896 में,
1896 में, है ना, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में, कहाँ पर बेटा, कोलकाता अधिवेशन में गाया था पहली बार। कहाँ गाया था बेटा, कोलकाता अधिवेशन में गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में, है ना। कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, तो कांग्रेस का 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का गीत गाया था। और पहली बार यानी लिखा कब था बेटा, 1875 में लिखा गया था, है ना। और इसका उपन्यास आनंद मठ में इसका जो कब लिखा गया बेटा, तो 1882 में लिखा गया, है ना। उसको भारतीय संविधान सभा ने कब इसको अपने राष्ट्रीय गीत रूप में अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया था। बेटा इसकी भाषा की बात करें, तो बेटा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है ये, संस्कृत और बांग्ला भाषा में, ध्यान रखना, संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। इसकी भाषा की बात करें तो, है ना, इसकी भाषा की बात करेंगे तो ये कौन सी भाषा में लिखा है बेटा, ये इसकी भाषा की बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है संस्कृत और बांग्ला भाषा में, ये लिखा हुआ है ना। संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया था बेटा, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसको गाने में पहले कितना समय लगता था बेटा, 65 सेकंड, मतलब 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता था। लेकिन अभी जो है 6 छंद गाने में 3 मिनट 10 सेकंड का लगभग समय लगेगा, है ना। ठीक है ना, इतना आपके लिए याद रखना है ना। एक बात और बता दूं आपके लिए, इसके साथ साथ में यदि हम राष्ट्रीय गान के बारे में जान लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राष्ट्रीय गीत के बारे में जान लिया हमने। चलिए आप जानेंगे हम राष्ट्रीय गान के बारे में। चलिए अब जानेंगे बेटा राष्ट्रीय गान के बारे में, है ना। राष्ट्रीय गान कौन सा है बेटा, तो राष्ट्रीय गान की बात करेंगे तो राष्ट्रीय गान की बात करेंगे बेटा, तो गान कौन सा है बेटा, जन गण मन। क्या है बेटा, जन गण मन। इसको ऐसा ही पढ़ते हैं, जन गण मन अधिनायक जय। बेटा ये राष्ट्रीय गान है हमारा। क्या है बेटा, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान क्या है अपना, आपका जन गण मन, है ना। ये इसको नेशनल एंथम क्या बोलते हैं, नेशनल एंथम, ठीक है ना। इसको बेटा लिखा किसने था, इसको लिखा था, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं बेटा रविंद्रनाथ टैगोर। इसके लेखक कौन है बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। इसके लेखक कौन है बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपको याद रखना है ना। राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसको गाने में कितना समय लगता है बेटा, इसको गाने में समय कितना लगता है, तो 52 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है बेटा, 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और इसकी भाषा की बात करें बेटा, इसकी भाषा की बात करें, इसकी भाषा है बांग्ला। क्या है बेटा, बांग्ला भाषा, ध्यान रखें। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने 2 देशों का नेशनल एंथम गाया है ना, जैसे कि आमार और सोनार, है ना, एक करके राष्ट्रीय सॉन्ग है, उसको बांग्लादेश ने अपना नेशनल एंथम अपनाया है। ऐसा बोलूं कि बांग्लादेश ने आमार सोनार को जो है ना राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया है, जो किसने लिखा है बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है बांग्ला भाषा में। तो हम बात करें राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है, इसका लेखक भी कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। इसकी भाषा भी बांग्ला है ना। इसको गाने में 52 सेकंड समय लगता है। इसको हमारे भारत का राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गान के रूप में हमने अपनाया है, ठीक है ना बेटा। इसको सबसे पहले किसने गाया था बेटा, तो इसको सबसे पहले गाया था सरला देवी चौधरी ने। किसने गाया था बेटा, सरला देवी चौधरी ने सबसे पहले इसको गाया था। कहाँ गाया था बेटा सबसे पहले इसको, ये गाया था आपके लिए 1911 में, 1911 में। ये आपका कांग्रेस का 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, है ना। कहाँ हुआ था बेटा, कलकत्ता में, है ना। कहाँ हुआ था बेटा, कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता में, है ना, स्कूल की कुछ छात्राओं के साथ में सरला देवी चौधरी ने पहली बार इसको गाया था, ये आपको याद रखना है। भाषा बांग्ला है, पहली बार गाया था सरला देवी चौधरी ने, है ना। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था आपका, है ना, कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1911 में, वहां पर स्कूल की कुछ छात्राओं के साथ में सरला जो देवी चौधरी उन्होंने गाया था पहली बार अपना राष्ट्रीय गान, है ना। इसके साथ में हम बात करें इसको भारत में कब अपनाया था बेटा, इसको अपनाया था बेटा 24 जनवरी को ही अपनाया था। जिस दिन राष्ट्रीय गीत को अपनाया उसी दिन राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था, ये भी ध्यान रखना। और उसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था।
ये 24 जनवरी को काम हुआ था, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और भारत के पहले राष्ट्रपति, है ना। तो राष्ट्रीय गान को भी संविधान सभा ने बेटा 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। किसने अपनाया था बेटा? संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने अपनाया था। किसके रूप में अपनाया था बेटा? राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था, ये भी याद रखना है। तो 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुए। भारत के पहले राष्ट्रपति बने, भारत के पहले राष्ट्रपति बने, है ना। कौन बने बेटा भारत के पहले राष्ट्रपति? तो वो बने अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, है ना। ठीक है ना। कब बने बेटा? 24 जनवरी 1950 को बने। उसी दिन भारत का राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया और उसी दिन भारत के राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया, जिसका नाम है वंदे मातरम। ठीक है ना बेटा। चलिए बेटा, ये आज की जो क्लास है आपकी यही समाप्त होगी, है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आया हो अच्छे से। ऐसे ही कंटिन्यू आप रोज चैनल पर पढ़ेंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ चीजें जो है ना जनरली जो रोज रिवीजन के रूप में आती हैं वो याद रहेंगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय श्री राम।